मैंने सबकी सुनी और अस्सलाम वालेकुम। कल हमारे एक बुज़ुर्ग उस्ताद जिनसे हमने बीए में हिस्ट्री पढ़ी थी, उनका टेलीफ़ोन आया और गुफ्तगू तो उन्होंने शुरू की। जो कुतुबनुमा प्रोग्राम के हवाले से हमारा तारफ़ी प्रोग्राम था, उसके हवाले से उन्होंने बात शुरू की कि मैंने वो देखा है और ये अच्छा सिलसिला है। लेकिन साथ ही कहते हैं कि लेकिन ताहिर उसमें एक बात है कि उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो आपका वो अहमदिया हवाला वो आया है। तो ये जो आम आपके गैर अहमदी लिसनर्स हैं या नाजरीन हैं, उनको फिर ये खलता है, मेरे ख़्याल में ये उनका ख़्याल था। तो मैंने कहा सर आप सर आँखों पे जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन एक असातिज़ा और उनके तलबा के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग ये भी होती है कि अगर तालिब इल्म को कहीं उसूल पे या उसकी जुज़ियात पे कहीं इख्तलाफ है तो वो पेश कर सकता है। तो कहते हैं बिल्कुल कहो। तो मैंने कहा सर मेरे अपने ज़ाती ख़्याल में ये जो खलना या चुभना या इस पे तशवीश होना, इसका बायस क्या, मतलब इस पे कोई उसूली बात भी सामने आनी चाहिए ना, कि अगर तो पाकिस्तान में बर्रे सगीर में अहमदिया जो हवाला है वो कोई अजनबी हवाला हो और मैं उनको कहीं और से खींच तान के उनकी बात करूं, तो तब तो ये बात काबिल फ़हम है कि जनाब ये क्यों किया जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में उनकी प्रेजेंस पाकिस्तान बनने से भी पहले बर्रे सगीर में उनका समाजी, सियासी, कल्चरल हवाले से, फ़िक्री हवालों से, अदबी हवालों से हर जगह उनकी प्रेजेंस है और वो वहीं के हैं, और मैं उनको खींच तान के वहाँ इस्टेब्लिश नहीं कर रहा अपनी गुफ्तगू में, बल्कि एक ऑलरेडी वहीं की पैदावार, वहीं के मौजूद शुदा, वहाँ के कंट्रीब्यूटर्स, वहाँ के मेकर्स, बहुत से हवालों से अगर वो ऑलरेडी इस स्टेटस के हामिल हैं तो फिर उन पे बात करने से तशवीश और हैरत इस पे सवाल उठाना चाहिए कि क्यों है। क्योंकि अगर आप देखें तो बाद क़याम पाकिस्तान तो खैर वो एक अलहदा हिस्सा है, लेकिन कबल अज़ क़याम पाकिस्तान बर्रे सगीर में जो सियासी तौर पर तहरीकें चल रही थीं, जो सूरत हाल मंजरनामा तारीख़ हमें दिखाती है, उसमें अगर नेहरू जो हैं वो पेश कर रहे थे अपने मुतालबात और अपने सियासी तौर पर उस वक़्त क्या ज़रूरियात हैं हिंदुस्तान के लिए, बर्रे सगीर के लिए, और कायद आज़म जो हैं वो मतलब नेहरू की ये सारा नेहरू रिपोर्ट की सूरत में छपा भी हुआ है। कायद आज़म के 14 निकात जो हैं वो उनका नुक्ता नज़र था। तो उन्हीं दिनों में बर्रे सगीर के सियासी मसाइल का हल और नेहरू रिपोर्ट पर उनका जो तबसरा था वो इमाम जमात अहमदिया जो उस वक्त थे उन्होंने पेश किया और किताबी शक्ल में छपा हुआ वो उस वक्त के सारे दानिश्वरों को, वहाँ सियासतदानों को, हर लेवल पे लीडरशिप को वो पहुँचाया गया और उन्होंने उसकी वैलिडिटी को तस्लीम किया। और ना सिर्फ उसकी किताबी या उस एकेडमिक हवाले की वैलिडिटी को, बल्कि इमाम जमात अहमदिया की सियासी बालग नज़री के ऊपर भी। फिर बाद में जब पाकिस्तान बन रहा है उसके बाद दरमियानी हिस्से में ये नहीं है कि किसी का कोई किरदार नहीं है। उस वक्त मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं वो अहमदी मौजूद थे, उनकी बात भी होती थी। फिर हर सतह पर तावन के साथ भी चल रहे थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तारीख़ी तौर पर जिन दो मजहबी हवालों से सपोर्ट जो है वो नुमायाँ तौर पर मिली है, वो एक जमात अहमदिया की तरफ से बहसीयत जमात थी या दूसरी लीडरशिप जो थी वो आगा खान की थी। बाकी जो इस वक्त पाकिस्तान के मालिक बन के बैठे हुए हैं
जो आज जुलूस निकाल के ये फैसले करते हैं कि किसकी बात करना हसास है, किसकी बात करना गैर हसास है, ये सारे के सारे तो उस वक्त मतलब जमात इस्लामी ने बाकायदा कैलकुलेटेड तरीके से क्रीप इन किया है पाकिस्तान के सियासी मामलात में। इसी तरह से फजलुर रहमान साहब वाली जो सिलसिला है उसने भी इसी तरह, ये तो एक जिसे पंजाबी में कहते हैं पीड़ी हुई कोड़ी, ये तो उस पे आके छलांग मार के बैठने वाले हैं। इनका पाकिस्तान बनाने में तो कोई किरदार नहीं था और इन्होंने पाकिस्तान के बानिए पाकिस्तान को कहाँ फैसिलिटेट किया है। सरदार शौकत हयात की जो सवाने हैं उसमें तो उन्होंने साफ लिखा है कि मुझे जब कायद-ए-आज़म ने भेजा तो एक उन्होंने पठानकोट में के करीब कहीं जहाँ वो ठहरे हुए थे मौलाना मौदूदी, एक उनको जाके मिले थे और एक कहा था कि बटाला के पास हो तुम तो वहाँ जाना कादियान में इमाम जमात अहमदिया से। वो दोनों के रद्द-ए-अमल, दोनों के तरीक़ेकार, दोनों का जवाब कायद-ए-आज़म के लिए, दोनों के तावन वो उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं। तो उसके बाद से लेके भी हुआ क्या है कि आप लोगों ने सिस्टमेटिकली टीचर से मैंने ज़ाहिर है मैंने कहा सर मेरे ख्याल में तो ऐसा है और आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो कहते हैं अमरे वाक़या तो यही है। तो मैंने कहा सर इसके साथ दूसरा पैरेलल चेक कर लें। ये तो सियासी हो गया ना हवाला। मजहबी हवाले से ख़त्म नबूवत एक एकेडमिक इशू था, एक रिलीजियस इशू था और एक फ़िलोसॉफ़िकल आर्गूमेंट या एक डिबेट थी जिसकी इब्तदा यानी इस हवाले की जो इब्तदा है वो तो उस दिन होती है कि जब ये फरमाया खुदा ताला ने कुरान शरीफ में ये डॉक्यूमेंट करवाया कि वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। तो इसको क्या हसास इशू करके अल्लाह ताला ने मुतारफ़ करवाया था। फिर उसके बाद सदियां बीत गई हैं, इनमें से हर मकतबा फ़िक्र के जो अहले इल्म हैं वो इसके ऊपर बात करते चले आए हैं। रिसेंट हिस्ट्री में से अगर आप देखें तो शाह वलीउल्लाह ने इस पे बात की, मौलाना कासिम नानोतवी जो बानिए देवबंद हैं उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू उठाई, अपना मौक़िफ़ दिया। फिर मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने अपना मौक़िफ़ दिया और बकौल जावेद अहमद गामदी साहब के वो तो सारे हवाले पढ़ के सुनाते हैं और वो पूछते हैं कि ये हवालों के होते हुए आप बताएं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने कौन सी नई बात कही है जो आप उनके ऊपर उनके पीछे पड़ गए हैं। अगर ये जुर्म है इस तरह अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस पर्सपेक्टिव में देखना, तो ये सिलसिला तो अरसा दराज से शुरू है। सो मच सो कि अगर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से जो ये कौल उनका मंसूब है उनकी तरफ कि कुलू लहू उनको आज़ सल्लल्लाहु को ख़ातमुन नबिय्यीन तो कहो, लेकिन उनको उनके बाद नबी नहीं है ये ना कहो। ये बात की बहस है कि जो ये उनका कौल जो है वो कितनी कौन सी किताब में नकल हुआ और उसकी वैलिडिटी या उसकी उस माखज़ की सेहत के ऊपर आप बहस उठा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी ये पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट हुआ है वो भी तो 800-900 साल पहले की बात है। तो आपके यहाँ तो ये मामला चलता आ रहा था और अब भी आज के दिन भी सिवाय पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में भी क्यों वो बाद में बताते हैं, दुनिया के बाकी मुसलमान ममालिक में ख़त्म नबूवत पे बात करना हसास इशू नहीं है। वहाँ जब भी बात होती है इसको एक इल्मी गुफ्तगू के तौर पर लिया जाता है। आप इसको हसास इशू आपने करार दिया है। जिस तरह अहमदियों को नॉन मुस्लिम आपने करार दिया है, वो नॉन मुस्लिम हैं नहीं। और चूँकि आपने ये आपको ज़रूरत क्यों पड़ी, एक अहमदिया माखज़, अहमदिया शख्सियात और ख़त्म नबूवत और इन हवालों से बात को पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर हसास इशू करार दे के इस्टेब्लिश करने की आपको ज़रूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए पेश आई कि आप सब जानते हैं कि आपने ये सियासी तौर पर एक झूठ बोला था, सियासी मफाद की खातिर, आपने सियासी गेंस की खातिर। ये बदनीति या बख्तियार को ख़ुद भी पता थी, भुट्टो साहब को भी पता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद तो ख़ुद कहते हैं कि मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई थी कि लोग जब देखते थे मिर्ज़ा नासिर अहमद को, जिस तरह उनको परसीव करते थे, मुझे लगता था कि हाउस सारा इनकी फेवर में जा रहा है।
और कहीं ये नॉन मुस्लिम करार देने वाले जो हमारा मंसूबा है ये चौपट ना हो जाए। तो आपने तो ये एक बदनीयती के साथ एक जाल बिछा के एक प्लान करके, और किसी सियासी उसूल की बुनियाद पर नहीं, किसी मजहबी सदाकत की बुनियाद के ऊपर नहीं, अक्सरियत की सपोर्ट के नाम लेकर अक्सरियत के सांप को इस्तेमाल करते हुए आपने मजहबी तौर पर जिस चीज़ की आपको खुदा ताला ने हक नहीं दिया था वो इस्तेमाल किया, और सियासत की जो डोमेन में ही बात नहीं है आप उसमें गए थे। क्योंकि मैज़रनामे में तो इमाम जमात अहमदिया जो उस वक्त थे उन्होंने पहली अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में ये बात कर दी थी कि क्या ये उसूल पहले ये तय होना चाहिए कि क्या किसी सियासी फोरम को ये हक हासिल है कि वो किसी के मजहबी अकायद के ऊपर फैसला सादर करे कि तुम ये हो और तुम ये नहीं हो। तो ये हक ही आपको इस्तेमाल नहीं है, आप उसको एक्सरसाइज करने क्यों बैठ गए हैं? जब आप ये गंद कर चुके, जब आपने ये झूठ जो है वो एक हाईएस्ट फोरम पे बोल के उसको अब आपने नाफिज करना था, उसके लिए आपको टैक्टिक्स चाहिए थे, उसके तरीके थे। उनमें से आपने मीडिया से ब्लैकआउट करना आपकी एक कोशिश थी। दूसरी बात ये थी कि आप दूसरी तरफ का मौक़िफ़ जो है उसको मुस्तकिल बुनियादों पर बंद कर रहे थे और अपनी तरफ का मौक़िफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करते रहे। और ये हरकत आपने 40-50 साल की। 50 साल ऐसी हरकत करने के बाद आपने मुआशरे को वो शक्ल दे दी कि उसमें अहमदी का नाम आना, उसमें अहमदियों के माखज़ के हवाले से बात करना, उसमें अहमदिया शख्सियात का जिक्र करना, ये सारी बातें एक अजनबी हैसियत इख्तियार कर गईं। लेकिन ये आपकी तरफ हुआ और ये आपने किया। तो मैंने टीचर से कहा, मैंने कहा सर आप समझते हैं कि ये जो अहमदी हैं ये यहाँ के नहीं हैं, इनका कोई किरदार पाकिस्तान बनाने में नहीं है, इनका कोई किरदार पाकिस्तान के सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो में नहीं है, इनका कल्चरल हवालों से इनकी कहीं प्रेजेंस नहीं है, ये अदबी हवालों से कहीं प्रेजेंट नहीं है, ये एकेडमिक हवालों से कहीं मौजूद नहीं है। अगर तो ऐसा है तो फिर तो आपकी बात ठीक है, फिर मेरी तरफ से ये मैं माजरत कर लेता हूँ। कहते नहीं वो तो मैंने कहा जब वो हर लिहाज से मौजूद हैं, वो आज से नहीं हैं, वो पहले दिन से इसी खित्ते के रहने वाले हैं, वो इस मुल्क को बनाने वाले हैं, वो इस मुल्क में अपना वाज़े तौर पर हिस्सा रखते हैं, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर उनका काम है। उनकी शख्सियात जो हैं वो उनको अब आप तारीख़ी तौर पर जितना चाहें खुरचने की कोशिश करें, उनको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह से फिर ज़ाहिर है बात चली, तो मैंने कहा सर इसी कुतुबनुमा में आप ही ज़रा इसी आपके मौक़िफ़ को सामने रखा जाए, तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं कुतुबनुमा में रुएदाद ख़ान की जो ऑटोबायोग्राफ़ी है उसके ऊपर तबसरा आता है वो मैं पेश कर देता हूँ, ठीक है। ज़ैड बुखारी की बात कर देता हूँ, आप कहेंगे ठीक है। मुख्तार मसूद पे भी बात आप के हलक से उतरेगी, वो आपके वाला उसूल जो है कि अहमदियों का हवाला आता है तो लोग चीं बजबीं होते हैं या उनको तशवीश लाहक होती है। गैर अहमदी ऑडियंस को क्यों होती है लाहक? इसी तसलसल में अगर मैं किताबों पे बात करते करते अगर मैं तहदीस नेमत के हवाले से आएगी, वो भी तो ऑटोबायोग्राफ़ी है, वो भी तो एक सरबरावुर्दा शख्सियत की ऑटोबायोग्राफ़ी है। फॉर दैट मैटर एक ऐसे शख्स की ऑटोबायोग्राफ़ी है कि जिसके पाए का दूसरा बंदा अभी पाकिस्तान ने एक भी पेश नहीं किया। तो उस पर बात करनी, सिर्फ इसलिए बात करनी जुर्म है कि वो अहमदी थे। तो मैंने कहा सर अगर इस उसूल को मान लिया जाए तो इसका मतलब तो ये बना कि अहमदियों को देखने के लिए एक ऐनक 40 साल में बना के पिछली 2 जनरेशनों के मुंह पे चढ़ा दी गई, उनकी आंखों के ऊपर। वो अब अपने उस तरह के इंजीनियर्ड और सिंथेटिक किस्म के चश्मों और अदसों से वो अहमदियों को देखते हैं। अब आप अहमदियों को भी मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना तशख़्ख़ुस, अपनी शक्ल व शबाहत, अपनी शख्सियत वैसी समझनी शुरू कर दें जैसी उन ऐनकों से जो उनको बना के उनके मुंह पे लगाई गई थी। उस तरह ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो इस हमारे प्रोग्राम की तो ये है कि जो हक बहकदार रसीद, जिसका जो मेरिट पे जिस सतह पे जितनी बात बनती है उसूली मौक़िफ़ के ऊपर बात होनी है, और जहाँ जहाँ
एकेडमिक झूठ बोले गए हैं, जहाँ जहाँ आइनी तौर पर और लीगल वे से बड़े लेवल के कॉन्स्पिरेटेड किस्म के कंकॉक्टेड किस्म के झूठ बोले गए हैं, उन झूठ और मुलम्मा साजियों को बहरहाल अब सामने आना चाहिए, क्योंकि वो कोई किसी एक वाक़ये पे नहीं बोले गए, वो एक पूरे के पूरे तबके के इर्द गिर्द डेथ नेल साउंड करने के लिए बोले गए हैं। उनको आउटकास्ट करार देना, उसको सिनारियो से गायब करना कैसे? वो मैंने अर्ज़ किया था पहले कई दफ़ा कि वो है कि गुमनाम से ही मरकज़ी किरदार तो हम थे। तो ये अगर मुमकिन होता या ये चीज़ वैलिड होती तो चलें, आपकी मान लेता मैं, आप टीचर हैं, लेकिन मसला तो ये है कि ये वैलिड नहीं है।